देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2023 का सेट नंबर 1 AX, जिसमें पहले तो वो विकल्पी आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा जो एक एक नंबर के होंगे, उसमें कुछ पार्ट होंगे, फिर तीसरा खंड होगा, उसमें आपको सारे पार्ट करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे। चौथा पार्ट होगा, उसमें भी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर के वो भी होंगे। एक अच्छी बात पहले ये हुआ करती थी, जो खंड 5 है, 5वां प्रश्न है, उसके अंदर जो पार्ट दिए गए हैं, ये पार्ट पहले 6 हुआ करते थे और उसमें से कोई 5 करने होते थे। लेकिन इस बार क्या लास्ट ईयर से उन्होंने क्या कर दिया कि 5 ही देते हैं और सभी को करना होता है, यानी ऑप्शन जो दिया जाता था वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 में भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते थे, 6 होते थे, उसमें से कोई 5 करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 5 ही दिए हैं और 5 करने हैं। फिर ऑप्शन शुरू हो जाता है 7वें प्रश्न से, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से कोई एक करना होता है जो 8 नंबर का होता है। फिर 8 में भी 2 दिए होते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है जो 8 नंबर का होता है। 9 में भी 2 प्रश्न दिए होंगे और उसमें से कोई एक करना होगा, वो भी हमारे 8 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से हमारे पेपर का पैटर्न होता है। पेपर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक तरफ से क्वेश्चन लगाएं, नंबर डालें और क्वेश्चन लगाते चले जाएं। जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट है उनको छोड़ दें, उनके लिए पन्ना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दें उनको। और पूरा पेपर करने के बाद जब आपके पास टाइम बचेगा और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आप ट्राई करेंगे आगे की ओर। कोशिश ये करना होगा कि जब आपके पास पेपर आए तो आपको सब कुछ आता होना चाहिए, ताकि छोड़ने वाला कोई सिस्टम ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर को टाइम के अंतर्गत करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती नहीं, बच्चे पढ़ते हैं नहीं साल भर, फिर पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ पर वो ये करते हैं कि चलो ये कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर आधा लगाते हैं, 1 पन्ना 1.5 पन्ना भरते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर आगे कोशिश करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन कोशिश करते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगते कुछ नहीं है, क्योंकि साल भर पढ़ाई नहीं करी। और जब वो लगते नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वही फिर टाइम की कमी हो जाती है और फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही हमको ये तैयारी करके चलना है कि हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम उसको देखेंगे और तुरंत हमारे दिमाग में पूरा क्वेश्चन छप जाना चाहिए कि हमको ये लगाना है और हमने घर में ऐसे लगाया था, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके पास मन में ये फीलिंग आ गई हाँ ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। और अगर आपके मन में आ गया क्वेश्चन ये कैसा क्वेश्चन है, चलो लगाकर देखते हैं, तो पेपर में लगाकर देखने वाली कहानी बहुत गड़बड़ है, फिर आप फंसेंगे, फिर आप कपेंगे भी, हंसेंगे भी और फंसेंगे भी, फिर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि देखने वाली कहानी नहीं। यहां पर जितने भी आप सेट लगाने जा रहे हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि एक भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर डाउट है उसको क्लियर करिए, पूछिए। फिलहाल हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये मान चलिए 2 दिन में एक सेट हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम फिर आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे सेट आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वो पूरा एक सेट एक दिन में हो जाया करेगा, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो एक एक दिन में 2-2 सेट हो जाएंगे। अगर आपने लगभग 50 सेट भी लगा डाले तो आपको क्वेश्चन सारे रिपीट होने लगेंगे, क्योंकि पैटर्न छोटा कर दिया गया है, सिलेबस हमारा छोटा कर दिया गया। उन्हीं क्वेश्चन में घूम घूम के आपको पढ़ना है। जो एक बार पढ़ लेना है उसको दोबारा भूलना नहीं है। अगर पढ़ने के बाद भूलोगे तो अनुसार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़कर भूल तो तुम किताब का भी चुके हो, और किताब के ही क्वेश्चन है इसमें। वही तो तुमने किताब में पढ़ा था, वही तुम यहाँ पढ़ने वाले हो। बस अंतर क्या है, वहां तुम पढ़कर भूल गए, क्योंकि नए नए चैप्टर आते थे। यहाँ पर सारे चैप्टरों का संग्रह यहाँ पर आपको पढ़ना है और उसको याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि अंसार के साथ में आपके पास एक हाइलाइटर जरूर होना चाहिए।
पेंसिल से काम नहीं चलेगा, हाइलाइटर से काम होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो पेंसिल भी आपको दिखाई नहीं देगी कि कहाँ तुमने पेंसिल चलाई है, किस लिए चलाई है। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे टिक करने के लिए, उन पर आपको हाइलाइटर चला के रखना है। जब आप रिवीजन करेंगे पेपर देने जाने से पहले तो आपकी नज़रें उन पर जानी चाहिए। फिलहाल हम आपको सीट देंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार आंसर भी पलट कर देखना होगा, ठीक है ना। तो उसको हाईलाइट कर लोगे, हाईलाइट करोगे तो दूर से चमकेगा, दूर से चमकेगा तो आपकी निगाहें वहाँ जाएंगी। तो शुरू कर देते हैं। 2023 का सेट नंबर 1 AX है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि जितनी उत्सुकता के साथ आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अगर उतनी ही उत्सुकता आप अपने अंदर रखेंगे तो आंसर पढ़ पाएंगे। आज पढ़ने आए, कल सेट नहीं आ रहे, आज नहीं जाएंगे। अगर आप ये भावना रखते हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको और मार के पीछे ये सोचोगे कि हाँ डांट पड़ेगी, मार पड़ेगा, तो उससे कितने दिन कहो चलो मार खा लेंगे। मेन कंडीशन यही रहेगी कि आपने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है कि हाँ हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, घर पर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, काम करके ले जाना है कि नहीं ले जाना है। कोई बहाना, किसी प्रकार का कोई भी बहाना मारोगे तो ये मान के चलना वो बहाना तुम हमको सुना जरूर रहे हो, लेकिन वो तुम गड्ढा अपने लिए खोद रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, हमको धोखा नहीं दे रहे हो। इसलिए ये मान के चलो कि रेगुलर पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, पर डे अपना एक टाइम बना लीजिए। 3 घंटे सेट में आपको देना है। पूरा सेट अगर लग जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 घंटे हो गए हैं, सेट पूरा नहीं लग पाया, तो इतना जरूर हो गया होगा तुम्हारा कि जितना हम 1 घंटे में यहाँ पर कर पाएंगे उतना तुमने कर लिया होगा। तो उसमें डिस्कशन जो होगा वो आपका खराब नहीं जाएगा। वरना होता क्या, हम बता देंगे, तुम यहाँ देखोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम उसमें फंस रहे हो, कि तुमको आता है कि क्या हुआ। जब तक तुमको ये फील नहीं होगा कि हमको क्वेश्चन नहीं आता, तब तक तुम्हारी सीखने की इच्छा नहीं बनेगी। जब तुमको मालूम होगा क्वेश्चन नंबर पहले का ये वाला पार्ट हमसे नहीं लगा था, तो तुम उसको मन से पढ़ोगे। और ऐसे तो किताब भी पढ़ी थी बिना लगाए, तो वही चीज़ें है, ठीक है। तो अपने अंदर ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमको पूरा पढ़ना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करने हैं और पर डे होमवर्क करना है, पर डे सेट लगा के जाना है। किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं कि मेरी तबीयत खराब है, कि हम गांव गए थे, कि नानी के यहाँ गए थे, बुखार आ गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक छोटा सा बहाना वो आपको पीछे खिसका देगा। और फिर एक बार अगर आपने काम नहीं किया, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, अरे कल काम नहीं किया था, मारा था नहीं उन्होंने, अब क्या, अब तो मजा आ गई। तो पहला क्वेश्चन जब चलते हैं तो निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है उनको हम कटवा देंगे, ठीक है। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उनको ना हम पढ़ा पाएंगे ना आप सीख पाओगे, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी हम पढ़ा दें, पता चला तुमको कुछ मालूम ही नहीं तो तुम बेटर रहोगे। तो पहला क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं का पार्ट, तो उसमें लिखा हुआ अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 तुरंत फील होना चाहिए कि हाँ चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन उठ के आया। और जब पढ़ा था तो हम लोगों ने जानकारी थी कि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही है 1 नंबर का। और पहला ही क्वेश्चन है कि d2y बटे dx2, पहले का d2y बटे dx2 बराबर y प्लस dy बटे की होल पावर 1/5। तो सबसे पहले ये जो होल पावर 1/5 लगी है, इसको उठा के इधर भेज दीजिए। 2 चीजें पढ़ाई थी, घात और कोटि। कोटि क्या होता है? सबसे अधिकतम बार जो अवकल किया गया है, जो अवकल उपस्थित है, वही उसकी कोटि हो जाएगी। और उस कोटि की जितनी घात लगी हुई है वही उसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। क्या क्लियर है? तो यहां पर 1/5 हटाने के लिए इसको इधर भेज देंगे तो पावर कितनी बन जाएगी? d2y बटे dx2 की होल पावर 5 बराबर y प्लस dy बटे dx। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहां होल पावर कितनी लगी है और यहां पर पावर कितनी लगी है? अब अवकलज सबसे उच्च कोटि का अवकलज कौन सा उपस्थित है? d2y बटे। तो अगर कोटि पूछ नहीं रहा है, अगर कोटि पूछे तो 2, और अगर घात पूछे तो उसी की घात कितनी है? घात आ गई 5। ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? खा पाठ देखते हैं। वाह 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 वाह। समाकलन की शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से होती है।
और वहां पर आपको सिखाया गया था किसी भी त्रिकोणमिति की घात का समाकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जबकि अवकलन में क्या करते थे, टी मानते थे, क्वेश्चन खत्म कर देते थे, जबकि समाकलन में ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन एक विशेष स्थिति बनाकर चलता है। समाकलन cos स्क्वायर x dx है। तो यहां पर हम लोग आधे थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आधे थीटा का फॉर्मूला लगाकर क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर x को हमने क्या बताया था, समाकलन अंडर रूट में होता है आधे थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 1 प्लस कॉस पूरा थीटा x का दुगना 2x के पूरे बटे इंटू dx। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मूला लिखवा रखा है। अब वही चीज सारी निकल के आएगी क्या, अगर पढ़ाई कर रखी है तब तो ठीक है, वरना गए तुम। आज ही क्लास चालू और आज ही के बाद खत्म। तो बाई पार कर दिया 1/2 dx प्लस 1/2 कांस्टेंट ले लें, cos 2x dx 1/2 कांस्टेंट 1 dx का 1/2 cos 2x का sin 2x, और 2x है ना, तो जिसको t माना उसके अवकलन से भाग बटे में 2 प्लस से। तो आंसर आ गया 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्या क्लियर हुआ? बढ़ जाते हैं आगे। नोट करने की कहानी तुम्हारी वीडियो पड़ेगी, उसमें जो क्वेश्चन तुम्हारा ना लगा हो अपना उसमें नोट कर लेना, ठीक है? यहाँ क्लास में नोट करने की जरूरत नहीं है। चैनल ज्वाइन किया रखा होगा सबने? हाँ, उसमें वीडियो डालेंगे तो उसमें डाल देंगे, तो उसमें देख लेना, जो क्वेश्चन छूटा हो लगा लेना। गा वाला सदिशों 2i प्लस j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k। माना एक सदिश ए वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k का। बी वेक्टर मान लिया हमने 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा याद किया तुमने? क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट, बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। याद किया कि नहीं याद किया? थीटा को यहीं छोड़ दे, cos इनवर्स उधर भेज दो, ए डॉट बी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। थीटा बराबर cos इनवर्स। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं जानते हो ना, 2 3 6 माइनस 2 प्लस 3 बटे 4 9 10 रूट 14 फिर रूट 14। तो cos इनवर्स 7/1/2। cos इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है? यह आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए घा पार्ट पे चल देते हैं। घा पार्ट में क्या कह रहा है? यदि दो परिमित समुच्चयों A तथा B में अवयव क्रमशः m और n है। घ पार्ट में है नंबर ऑफ A में अवयवों की संख्या m है और नंबर ऑफ B एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या n है। तो A से B में कुल संबंधों की संख्या
ए से बी में कुल संबंध, पहले तो इनकी दोनों अवयवों की गुणा हो जाती है, तो m और n की गुणा हो जाएगी तो mn बन जाएगा, और कुल संबंधों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, जैसे उपसमुच्चयों की संख्या निकालते थे 2 की पावर mn। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। अगला अंगा ए में कह रहा है 1 2 3, ये ऑप्शन से लगेगा क्वेश्चन है ना, 1 2 3, और बी एक समुच्चय दे रखा है 2 3 4। कह रहा है तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। पहला ऑप्शन देख के आंसर टिक करते हैं, याद है ना? पहला चैप्टर पढ़ा है ना सबने? जय श्री राम। साइलेंट करो, कहीं को आई मोबाइल जो। अच्छा अरे चलो साइकिल ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टोन बड़ी बढ़िया लगी, हमक दियो। 3 कामा 3, तुमको लग रहा होगा मौज ले रहे, सीधे समझा। अच्छा, जब हमने सारे ऑप्शन पे नजर डाली तो प्रश्न में एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यदि ए 1 2 3 बी 2 3 4 है तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। फलन की परिभाषा याद होनी चाहिए। फलन क्या होता है? एक अकेला प्रांत 2 या 2 से अधिक परिसर नहीं देता है। एक अकेला प्रांत 2 या 2 से अधिक परिसर नहीं देता है। समझ गए? ये नहीं हो सकता कि सोमवार को क्वेश्चन लगाने पर 1 रखा तो 5 आया, मंगल को 1 रखा तो 6 आया, बुधवार को 1 रखा तो, ऐसा नहीं हो सकता। 1 रख रहे हो तो जो आंसर मंडे को आया वही ट्यूसडे को, वही वेडनेसडे को, वही थर्सडे को। तो जब 1 रखा था 2 आया, फिर 1 का 3 कैसे बना? बस सी हो गया ऑप्शन गलत। 1 का 3 से, 2 का 4 से। क्यों नहीं है? 1 का 3 से, 2 का 4 से है। अगला देखो, 1 का 3 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 1 का 2 से है, और 3 का 2 से है, 3 का 4 से है। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास? सेकंड और थर्ड, जिसमें क्या कह रहा है? 1 का 3 से है, 2 का 3 से है, 3 का 3 से है, तीसरा वाला बता रहे हैं। ठीक है, 1 का 3 से है, 2 का 4 से है। कुछ अधूरा है। अधूरा है क्वेश्चन। ये सेकंड वाला सब ऑप्शन अधूरा है। हाँ, इसमें ब्रैकेट में भी बंद रही है। हाँ, तो ये अधूरा है क्योंकि ये तो दोनों संबंध है। फिलहाल जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उसके लिए दोनों आंसर हमारे सही है, दोनों ही फलन है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसा क्वेश्चन दिख रहा है वैसा आंसर दे दिया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब दूसरे के का पार्ट पे पहुंचे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया 5A का। संतत है, सांतत्य है, सांततता की जांच कीजिए। कॉन्टिन्यूटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोग इसको लगाते हैं लिमिट से, और फलन हमारा क्या है? फलन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, x³ - 3 जब x छोटा है बराबर है 2 के,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x बड़ा है 2 से, x बराबर 2 पर संतत है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, क्या फलन का मतलब समझ में आया? जो फलन दे रखा है इसका मतलब समझ में आता है? अगर मतलब नहीं समझ में आता तो आपको मजा नहीं आएगा। मतलब समझो, मतलब ये है कि जब हम x का मान 2 रखते हैं या 2 से छोटा रखते हैं, कोई भी मान 1, 0, माइनस का कोई भी नंबर रखते हैं, तो हमको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा, इस तरीके का हमको वक्र मिलेगा। और जब भी हम x का मान 2 से बड़ा रखते हैं तो हमारा इस तरीके का फलन मिलेगा। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, F2 निकाल लेते हैं। F2 तो एग्जैक्ट वैल्यू है 2 जिस पर हम निकाल रहे हैं। तो 2 से बड़ा है कि छोटा कि बराबर है? बराबर है। तो उसने कहा ना जब x का मान 2 से बराबर हो तो यहां रखना, तो यहां रखो ना। 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 3 का मान 8 माइनस 3 जो कितना बनेगा 5। नहीं समझ में आया? अब हम ले लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। इसको बदल देते हैं h में, याद है ना पूरा कॉन्सेप्ट? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 में से आपने इतना भी घटाया ना, इतना भी 2 में से इतना भी घटाओगे तो वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी कि बड़ी? छोटी हो जाएगी। छोटे के लिए फलन x का मान 2 से छोटा है तो ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। h की वैल्यू रख दो, 0 रख दिया, 2 में से 0 गए 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। अब यही काम किससे कर लेंगे? RHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h। 2 में h जोड़ रहे हो, थोड़ी बहुत छोटी वैल्यू जोड़ रहे हो, छोटी वैल्यू जोड़ते ही बड़ा हो जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर 5। चूंकि F2 बराबर LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत है। बताओ कोई समस्या क्या? दूसरे का खा पाठ पे जब चले तो फील हुआ अवकल समीकरण का क्वेश्चन है और बिल्कुल सही फील हुआ, लेकिन वक्रों के परिवार वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस इसको काट दें। गा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, F1 बराबर F2 कर लो, F1 बराबर F2 और कह रहा है बराबर 1 है, यानी F1 फलन में 1 रखोगे तो उत्तर 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, और 2 से बड़ा रखोगे 3 तो आपको x माइनस 1 के रूप में फलन प्राप्त होगा। द्वारा परिभाषित फलन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ से बना दो तुरंत आंसर आ जाता है। हाँ कैसे बताया था? ऐसे बताया था सुबह वाले बैच में जब जो लोग जगे थे उनको मिला, जो जागा वो पावा।
और जो सोया वो खोया। F1 बराबर F2 बराबर 1 और x बराबर x माइनस 1 कब? जब x का मान 2 से बड़ा है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टाइल दिखाने के लिए। बताओ क्या कुछ गलत लिखा? हमने कह दिया फलन का मान 1 है कब? जब x का मान 1 और 2 है। और फिर हमने कह दिया फलन का मान x माइनस 1 भी है जब x का मान 2 से बड़ा है। नहीं कह सकते? ठीक है। अब कह रहा आच्छादक और एकाकी नहीं आच्छादक है। चलो ये लो, ये लो। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन हमको बताना है। नेचुरल नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? जब 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। बाकी कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, एकाकी नहीं है। जो बात कह रहा तुरंत सिद्ध हो गया, परंतु एकाकी नहीं है वो तो सिद्ध हो गया। अब 3 रखेंगे तो 3 से क्या? 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो इसी प्रकार आगे भी। ऐसा कोई नेचुरल नंबर तो यहाँ छूटे नहीं छूटेगा। कैसे नहीं छूटेगा? क्योंकि जब 7 होगा तो 6 बन जाएगा। कोई छूट ही नहीं सकता। ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो छूटे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? चूंकि सप्रांत में उपस्थित एक प्रांत के 2 अवयव 1 और 2 से संबंधित है, इसलिए यह क्या कि नहीं है। चूंकि सप्रांत में उपस्थित अवयव 1, चूंकि सप्रांत में उपस्थित अवयव 1 प्रांत में उपस्थित अवयव 1, 2 से संबंधित है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। इसलिए एकाकी नहीं है। तथा सप्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका तथा सप्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, कोई अवयव ऐसा जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो, पूर्व प्रतिबिंब ना हो। अतः यह बहुएक आच्छादक फलन है। बस ये थ्योरी भी लिख दी ना, बहुत कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। कुछ नहीं लिखना है, बस सिद्ध हो गया। चित्र बनाया, हो गया क्वेश्चन। ये तुमने तुमको समझाने के लिए लिख दिया। जब बड़े नंबर में आया तो ये सब लिखना है, वरना छोड़ देना। केवल चित्र बनाइए, लिख दीजिए आता है क्या एकाकी नहीं है, आच्छादक है। घा क्वेश्चन, आहा प्रायिकता मिल गई। हाँ, घा नंबर में जब चले तो दिख रहा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
बराबर 5/13, अर्थात हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/26, क्योंकि 2 बटे में जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी पता चल गया 2 बटे, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करो। बटे वाला फॉर्मूला तो हमको केवल वही याद है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो बटे में होता है वो बटे में आ जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, बटे की चीज ऐसे गुणे में आ जाएगी 2/5 गुणे 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, 5 से 5 कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 2/13। लेकिन हमें ए यूनियन भी चाहिए, जिसका फार्मूला मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 2/13। अच्छा, ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर भी रख सकते थे, पहले रख सकते थे, ठीक है ना। थोड़ी खिचड़ी पक जाती लेकिन आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता, लेकिन खिचड़ी पक जाती, कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन लगने लगती देखने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान रख दो 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान रख दो 5 बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालना, इसको उधर भेज देंगे, माइनस का है 2/13 उठा के इधर ले आओ, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, 5/26 ये हो गया, ये हर समान है, 3/13 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये बन गया 11/26। कैसे बन गया, 26 बना लो इसको, 13 को 26 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से ऊपर से गुणा 2, ये बन गया 6, ये बन गया 26, 6 5 11/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यो ना हुआ लाजा बाजा ले बैठे था। अगला देखिए, फिलहाल जो अगला क्वेश्चन है वो रैखिक प्रोग्रामन वाले चैप्टर से संबंधित है, इंटर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस वो होता है जिसके बारे में हमें जानकारी ना, जिसका कॉन्सेप्ट हमें ना मालूम हो, और इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा तुमने तो फिर तुमने रैखिक प्रोग्रामन कैसे पढ़ लिया। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमको लगाना है, फर्स्ट ईयर का आ जाए कुछ भी आ जाए। ऐसे अभी समुच्चय वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो भी फर्स्ट ईयर का ही था, वो भी फर्स्ट ईयर का ही था, समुच्चय वाला 2 की पावर mn, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। अभी तो आ नहीं रहा। हाँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर तुम्हारा है। 8x + 4 छोटा है 7x + 8x + 4 छोटा है 7x + 8 से। तो क्या हम ये कह दें कि 8x - 7x छोटा है 8 - 4? वैसे ऐसे करते नहीं है, करने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों में -7x घटाने पर। तो 8x में से 7x चलेगा, कितना बचा, 8 में से 4 गए, तो x का मान 4 से छोटा है। बस आंसर आ गया, हल करना था। चलते तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे का क्या पर बोलो ना मेरा, बिंदुओं 2, -5, 1, 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करती है। तो ये बिंदु हमको मिला कितना, 2, -5, 1, 1, 4, -6, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को उस अनुपात में विभाजित करती है
अंतः विभाजित करती है जो 2:3 के अनुपात में है। बिंदु के निर्देशांक चाहिए, बिंदु P का निर्देशांक चाहिए। अब लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फर्स्ट ईयर 3D ज्योमेट्री, दूसरा वेक्टर 12th वाला। तो 12th का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमको क्या दे रखा है? OA वेक्टर। ये क्या दे रखा है? और ये क्या निकालना है हमको? तो OP वेक्टर का फॉर्मूला है M1 OB M2 OA बटे M1 प्लस M2। अब OP वेक्टर हमको बनाना है। M1 का मान कितना है? 2। OB वेक्टर कितना है? OB वेक्टर बनाना है इसको I कैप प्लस 4J कैप माइनस 6K कैप। M2 का मान कितना है? 3। और OA वेक्टर 2I कैप माइनस 5J कैप प्लस K कैप बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। OP वेक्टर 2I कैप डायरेक्ट कर दे। 2I 6I 8I 8J माइनस 15K J तो माइनस 7J माइनस 12 प्लस 3 9K कैप बटे। तो OP वेक्टर हमको मिल गया 8/5I माइनस 7/5I। डांटते क्यों हो? J कैप माइनस 9/5K कैप। अतः P का निर्देशांक 8/5 माइनस 7/5 माइनस 9/5। तीसरे का हो गया का। अब देखते हैं खा। ए वेक्टर हमको दे रखा है 3I कैप माइनस J कैप प्लस 5K कैप। बी वेक्टर दे रखा है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाओं को A और B से प्रदर्शित किया गया है। तो A और B से अगर प्रदर्शित किया गया है तो यहां पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब A वेक्टर और B वेक्टर दिया गया है और हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू क्या होता है? सदिश में इंटू तो कुछ होता ही नहीं है, या तो डॉट या तो क्रॉस। डॉट में भी इंटू बोलते हो और क्रॉस में भी इंटू बोलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने वो शॉर्टकट अपना इंटू बोल लो, अपने आप लगा ही लेंगे, डांट भी नहीं पड़ेगी और इंटू भी हो जाएगा। पटक दूंगा इंटू बोलोगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस सूत्र का उपयोग करना होता है। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सबको उठाओ गुणा करते चले जाओ। दूसरा तरीका सारणिक विधि से जैसे मन हो वैसे निकाल ले। सारणी से निकाल दे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। पहले लिखते हैं आई, फिर जे,
फिर के 5 1 2 -1 आई कैप यूं ही ये छिपाया -1 1 और -10 -9 सही लिखते हैं ना। ठीक है, एक माइनस लगा लो, ये छिपाया -3 -5 -8 +8 जे कैप, समझ रहे हो? ये छिपाया 3 दूनी 6 प्लस के कैप, ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका मापांक चाहिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अंडर रूट ए यानी इसके गुणांक का, तो 81 49 194। जो हल होकर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस अतः त्रिभुज का 1/2 अंडर रूट 100 मात्रक स्क्वायर। बताओ कोई समस्या क्या? तो इस तरीके से तीसरे का खा भी हम लोगों ने लगा लिया। चलते हैं तीसरे के गा पार्ट पर। किताब मनोहर के क्वेश्चन, मनोहर की किताब के क्वेश्चन है मैक्सिमम। नहीं, पेपर छोटा आएगा तुम्हारा, अभी छोटी हो ना तुम, इसलिए मोबाइल चलाने की उम्र है, पेपर कहाँ आ जाएगा? क्यों? मैं तो घूम भी नहीं, मोबाइल है का जो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। कह रहा सिद्ध करो ए क्यूब जो होगा वो cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेबरी जैसा है। ए स्क्वायर पूछता तो मजा आता है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए इंटू ए। अब यहां मत करना ए डॉट ए, ले क्रॉस करने लगे। क्रॉस कहाँ से आएगा? गुणा चल रही है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अच्छा पड़ेगी खड़े में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पड़ेगी इसका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी से कर रहे हैं माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस आएगा, इसकी इससे गुणा कर लो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, हाँ इसकी इससे कर रहे हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं ये वाले का ये वाले सही बोला है, गलत हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा और ये यहाँ रहा साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां गुणा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है,
ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखी दोनों, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी sin 2 थीटा बन गया ये। ऐसे ये भी लिखा हुआ है 2 sin, डर लिख देते हैं, sin 2 थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। क्लियर है? अब ऐसे ही ये तुम्हारा होमवर्क है, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, और जैसे करोगे यहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ 2 थीटा है, वहाँ 3 थीटा बन जाएगा। करके दिखाएं? अच्छा देखो, नहीं सही में पूछ रहे, मौज ले रहे हो? सही में पूछा। खैर लोगों ने कहा नहीं दिवाली हुई है, कुछ बची है? चुचरिया उचरिया हमें चला ही लियो। क्योंकि हमारे पास भी एक बम है, सुतली बम। हाँ जो वही का बहुत समझ में आ, वही के लेना है सिर्फ ये जो पड़ेगी खड़े में cos 2 थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा। फिर से sin थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin 2 थीटा। इस पड़ेगी इस खड़े में माइनस sin 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ऐसे लिखो, पहले cos लिख लो है ना, सूत्र बनाने के लिए पहले cos लिख लो, cos 2 थीटा इंटू sin थीटा, ताकि फॉर्मूला बने, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, एक लाइन बढ़ जाएगी। इसकी इससे करोगे माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बनेगा, sin a cos b प्लस cos a sin b sin 3 थीटा, a प्लस b यानी 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, माइनस कॉमन ले लिया, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया और माइनस बाहर लगा दिया, cos a cos b माइनस sin a sin b cos, यही हमको सिद्ध करना था। घा वाला महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा नहीं होगा शायद। नमस्ते। नमस्ते। सब प्राची गेट तो भागी सारी बात है, क्या भी हम नहीं आएंगे, सब मारेंगे। हाँ अभी भी नहीं आए, मतलब चली गई। तुम हिम्मती हो, हिम्मती नहीं है अपने का, हम प्राची अभी बाहर बैठना, अभी बाहर बैठना, अभी बुलाएंगे तब आना। एक क्वेश्चन बता रहने दो। रोने लगे, कह रहे मारेंगे सर। हम हरी वो जरूर मारेंगे, जरूर आने दो। देखिए तीसरे का घा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। कुछ घटनाएं बनाएंगे। घटना ए योग सम है, दोनों पूर्णांक विषम है। रुक जा बेटा, बुला लेंगे तब आना। घटना ए
योग सम होने की घटना, और बी दोनों पूर्णांक, प्रश्न पढ़ के बोलो, फर्जी मत बोलो, दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना। अच्छा, अब दिमाग ये लगाना है कि हमको निकालना क्या है। जो कंफर्म घटना होती है वो जाती है बटे में, और जिसका मान निकालना है वो हो जाएगा ऊपर। यदि उनका योग सम है, ये कंफर्म हो गई। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, दोनों पूर्णांक विषम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ए कंफर्म है। इतनी बात क्लियर है? जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान। बहुत ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कैसे निकलेगा वो देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कहां, योग सम होने की घटना। योग सम कैसे कैसे प्राप्त होगा, अब जरा ये बताने के लिए आपको यहां पर लाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये इतने अंक है। योग हमको सम चाहिए। योग सम जानते हो कब मिलेगा, या तो दोनों सम सम संख्याएं हैं तो सम मिल जाएगा, या तो दोनों विषम विषम हो। 11 में विषम संख्याएं कितनी है, 6। इसमें से कोई दो चुन लीजिए। फर्स्ट ईयर चालू। 6 संख्याओं में कोई दो संख्या चुन लीजिए। 6 संख्या कौन कौन सी, विषम 6 जो हैं उसमें से कोई दो संख्या चुन लीजिए। या 5C2। सम संख्याएं कितनी है, 5C2। इससे प्राप्त तुमको योग कैसा मिलेगा, सम। इतने प्रकार से सम संख्या मिल सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, योग सम होने की घटना। ये तो जाएगा बटे में 6C2 प्लस 5C2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब बढ़ते हैं आगे तक कहानी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जरा देखते हैं। ये तो हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाल लिया ये। जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, फिर दोनों में कॉमन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां से मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों पूर्णांक हैं कितने, 6। दोनों पूर्णांक विषम है, विषम पूर्णांक 6 हैं, और दोनों 6C2। अब बताओ, इसमें और इसमें कॉमन चाहिए ना ऊपर, इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6C2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 6C2। नहीं समझ पाए, क्वेश्चन खत्म हो गया। 6 को खोलो 2 फुट तक, 2 को खोलो पूरा। 6 गुणे 5 बटे 2, 6 गुणे 5 बटे 2 प्लस 5 गुणे 4 बटे 2। 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 3 बार। ऊपर बना कितना, 15। नीचे कितना बना, 15 10, 15 बटे 25, 5 दिया 25। आंसर आ गया 3 बटे 5। क्लियर हो गया?